हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने पोइम नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो पोइम है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और ये पोइम से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज अपने बात करेंगे अपने बिहाइव के पोइम नंबर 5 के अंदर इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अपने पोइम नंबर 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिफ्थ पोइम जो अपनी है इसका नेम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ओके, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये पोइम है अपने यहाँ पर एक महान लीजेंड किसे कहते हैं, एक महान धनी या कह सकते हैं महान प्रतिभा वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में इस पोइम में अपने एक ऐसे ही महान धनी प्रतिभा वाले व्यक्ति या कह सकते हैं साधु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड को कंपोज किया है, इसको कंपोज किया हुआ है फोहेबे कैरी ने। ओके, किसने? फोहेबे कैरी ने, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो स्टांजा नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसके स्टांजा नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है इस पोइम में? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे अवे इन द अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the horse of the day, where the hours of the day are few, of the day are few, and the nights are and the nights are so long in winter, so long in a winter. Away away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep, that they can no sleep, that they can no sleep them through. तो पोइम नंबर फर्स्ट के अपने फिफ्थ के स्टांजा नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर एक नॉर्थलैंड नाम के स्थान पर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे क्या होते हैं, थोड़े होते हैं। कहने का मतलब दिन छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो सर्दियों के अंदर रातें हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, जहाँ की पूरी रात को कोई भी नहीं सो सकता, इतनी लंबी रातें होती हैं। तो स्टांजा नंबर फर्स्ट में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो समझ ना आई हो। नॉर्थलैंड नाम का एक स्थान जो बहुत दूर है, जहाँ पर दिन छोटे हैं, रातें बहुत लंबी हैं और कोई भी इन पूरी रात के में सो नहीं सकता।
स्टांजा नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। where the harness the swift reindeer क्या कह रहा है? where the harness the swift reindeer to the slash when it snows and the children look like bear's cubs Children look like bear's cubs in their funny furry claws. देखो इस स्टांजा में क्या कह रहा है कवि? where the harness the swift reindeer to the slash. okay, where the harness the swift reindeer to the slash, जहां पर जो हिरन है वो क्या करते हैं? रेंडियर टू द स्लैश मतलब कि जोतने का काम करती हैं। हिरन है जो खेत को जोतने का काम करते हैं। स्लैश का मतलब क्या हो गया? किसी की पीठ पर बांध कर चलाना या क्या करना, किसी कार्य को करना, या कह सकते हैं उनकी पीठ पर कुछ बांध कर जुताई का कार्य करना। जहाँ पर रेंडियर जो हैं वो किसका काम करते हैं? किसका काम करते हैं? रेंडियर अपने जुताई का काम करते हैं। When it snow, जब वहाँ बर्फ पड़ती है। एंड चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, बच्चे जो हैं वो ऐसा लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हों। बच्चों को देखने पे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो भालू के बच्चे हैं। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो फनी फरी क्लॉस, उनके जो कपड़े होते हैं वो जो कपड़े इस प्रकार के होते हैं। फरी मतलब कि फर्श वाले कपड़े समझते हो, तो वो देखने में सर्दियों में जिस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं वो फर वाले, बुर वाले, जो अपने मतलब कि ऐसे भालू सी शेप के लगते हैं ना अपने को, फैदर टाइप, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हैं। कब? जब नॉर्थलैंड के अंदर विंटर सीजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इस पोइम के स्टांजा नंबर 3 में, जहां से इस पोइम का बैलेट जो है, कहानी जो है इस पोइम की स्टार्ट होती है। ये बैलेट है। बैलेट क्या होता है? एक टाइप ऑफ स्टोरी होता है और इसमें पोइम के जरिए उस स्टोरी को क्या किया गया होता है? डिस्क्राइब किया गया होता है। ठीक है, तो बैलेट क्या होती है? एक कहानी टाइप पोइम होती है और इस पोइम में कहानी दी हुई है, तो यहां से 3rd स्टांजा से वो कहानी स्टार्ट होती है। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। वहाँ के जो लोग हैं वो एक कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। ओके, जो नॉर्थलैंड के अंदर वो क्या कह रहा है कि दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, एंड येट यू मे लर्न, एंड येट यू मे लर्न, ओके, एंड येट यू मे लर्न a lesson, yet you may learn a lesson. okay,
They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. If I tell the tale, if I tell the tale to you. ओके, इस स्टैंजा में क्या कह रहा है अपने देखो, दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, कि जो नॉर्थलैंड के वहाँ के जो बच्चे हैं या कह दो वहाँ का जो भी पर्सन व्यक्ति जो है, वहाँ का कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पर्सन है, अपने एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, एक बहुत ही विचित्र सी एक कहानी सुनाते हैं। कवि कहते हैं कि आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे यह नहीं लगता कि ये कहानी सही है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी तुम इस कहानी से एक सबक सीख सकते हो। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊं तो। ओके, ये कहता कि वहाँ के जो लोग हैं ये क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, एक विचित्र कहानी सुनाती हैं, मुझे तो ये सही नहीं लगती, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से एक सबक सीख सकते हो यदि मैं तुम्हें ये कहानी बताऊं। टेल का मतलब कहानी, ठीक है। तो देखो स्टांजा नंबर 4 में क्या कहता है ये, तो स्टांजा नंबर 4 पढ़ते हैं अपने। Once when the good Saint Peter lived in the world below, okay, when and walked about it perching just as he did, you know, preaching. Just as he did, you know, as he did, you know. देखो, once when the good Saint Peter lived in the world below, ये कह रहा है कि जब सेंट पीटर नाम के जो संत थे वो इस दुनिया में रहते थे, ठीक है, एंड वॉकड अबाउट प्रीचिंग, और वो क्या करते थे, विचित्र अपने वो क्या है यात्रा पर निकलते थे, मतलब कि वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि तुम उनके बारे में जानते हो कि जो सेंट पीटर थे जब वो दुनिया में रहते थे, ठीक है, इस दुनिया में आए थे तो वो उपदेश देने के लिए क्या है एक से दूसरी जगह वॉक मतलब चलते थे। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, उपदेश देते हुए, कि जब वो उपदेश देते हुए एक जगह से दूसरी जगह क्या है चलते रहते थे, यहाँ से वहाँ वो जाते रहते थे, तो उनके बारे में ये कहानी है। एज यू डिड यू नो, जैसा कि तुम जानती हो। तो ये कहानी किसके बारे में है, सेंट पीटर के बारे में है। सेंट पीटर जब उपदेश देते हुए यहाँ वहाँ जाते रहते थे उनके बारे में है। तो पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टांजा में। स्टांजा नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं अपने। ही कैम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, ही कैम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, ओके, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, इन traveling around the earth,
वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज, वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, मेकिंग केक्स and baking them on the hearth, and making them on the hearth. ओके, ये कह रहा है सेंट पीटर जब उपदेश देते हुए यहाँ वहाँ जाते रहते थे तो वो क्या है, ही कैम टू दी डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक कुटिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो धरती पर ट्रैवल कर रहे थे। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटे से कद की महिला क्या कर रही थी, केक बना रही थी। एंड मेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उसको बनाने के लिए उसको भट्टी में झोंक रही थी। हर्थ एक प्रकार का एक ऐसा मतलब कि उपकरण होता है, या ऐसा एक मतलब कि ये एक ऐसे वर्ड के लिए यूज होता है जहाँ पर किसी चीज़ को सेकने के लिए काम लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको भट्टी के रूप में मीनिंग ले रहा हूँ। तो वो एक भट्टी में उस केक को क्या कर रही थी, बना रही थी। तो वो विचरते हुए ट्रैवल करते हुए उनकी कुटिया के गेट पर आकर, उनके डोर पर आकर, कॉटेज में ने कुटिया, डोर में ने दरवाजा, तो उनके जो कुटिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए कौन, सेंट पीटर। अब देखो आगे क्या होता है स्टांजा नंबर 6 में। एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग, एंड बीइंग फैंट with fasting, for the day was almost done, for the day was almost done. He asked her from her store of cakes, from her stocks excuse me of cakes, to give him a single one, to give him a single one. ओके, देखो इस स्टांजा में क्या कह रहा है, एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग, वो जो संत थे उनके दरवाजे पे, कुटिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। उनको क्या चक्कर आ रहे थे, विद फास्टिंग, क्योंकि उनका व्रत रखा हुआ था, मतलब कि भूख के मारे उनको चक्कर से आ रहे थे। डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन समाप्त होने वाला था। ही आस्क्ड फ्रॉम हर स्टॉक्स ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, उसने उससे प्रार्थना की कि जो आप वो केक बना रहे हो उसमें से एक पीस आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि जो सेंट पीटर थे उनको फास्ट के चलते हुए क्या है चक्कर से आ रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उस समय। तो यहाँ इतनी समझ आ गई होगी आपको। अब इसके स्टांजा नंबर 7 में देखो, स्टांजा नंबर 7 में देखो क्या होते हैं। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, मेड ए वेरी लिटिल केक, but as it baking lay, she looked at it,
she looked at it and thought it seemed too large to give away। ओके, और इसी के आगे जस्ट मैं स्टांजा नंबर 8 आपको लिखवा रहा हूं। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done, देखो सेंट पीटर ने उसको क्या कहा था। सेंट पीटर जो जिनका भूख से मतलब कि चक्कर आ रहे थे, उनके कुटिया के गेट पर आकर वो खड़ गए थे, उन्होंने उससे एक केक मांगा था ना। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो वो लेडीज थी उसने बहुत ही एक छोटा सा केक बनाया। बट एज बेकिंग ले शी लुकड एट इट एंड थॉट इट सिम्स टू लार्ज टू गिव अवे, कि जब उसने उससे केक मांगा और उसने उसके लिए केक बनाया तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा केक बनाया, लेकिन जब उसने उसको क्या किया, उसको ले किया, उसको कहने का मतलब उस केक को क्या किया, उसने ऐसे समतल किया। शी लुकड एंड थॉट, उसने उसको देखा और सोचा कि तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा देने के लिए ये तो केक बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा है, ये केक देने के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। देयरफॉर, इसलिए क्या किया, शी नीडेड अनदर, उसने अब दोबारा से गोंदना शुरू किया। नीडेड का मतलब क्या होता है, गोंदना। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, अब उसने एक और छोटा बनाया केक। बट इट लुकड व्हेन शी टर्नड इट ओवर एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन, अब उसने दूसरी बार जब उसको गोंदा और फिर उसके लिए छोटा बनाना चाहा, लेकिन जब उसने वो बनाया तो उसको लगा कि ये तो पहला जैसे बना था वैसे ही उतना ही बड़ा ये बन रहा है। कहने का मतलब वो ये ऐसी चीज़ें इसलिए कर रही है क्योंकि वो छोटे से छोटा केक देना चाहती है। अब उसने उसके लिए दोबारा से ऐसी एक्टिविटी सारी की, लेकिन अब भी जो वो केक बना तो उसको लगा कि ये तो पहले जितना ही बन गया, इतना बड़ा मैंने उसको नहीं देना, मैंने तो उसको छोटा सा केक देना है। ठीक है, चलो आगे। और उधर से वो सेंट पीटर थे जो उनको बहुत ज़्यादा भूख क्या है लग रही थी और इस कारण से वो क्या है उनको चक्कर से आ रहे थे। और इधर जो ये लेडीज है ये बार बार क्या कर रही थी, सेंट पीटर को क्रोधित कर रही थी, छोटे से छोटा मतलब कि वो केक के चक्कर में बार बार क्या है उसे बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी केक देने के लिए। देन शी टूक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, पॉइंट नंबर स्टांजा नंबर 9 में देखो क्या है, स्टांजा नंबर 9 में देन ओके देन शी टूक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, scrap of dough and rolled it flat and rolled it flat, rolled it flat and baked it thin as a wafer,
and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. But she couldn't part with that. Okay, stanza number 10. For she said, my cakes that seem too small, my cakes seem too small, my cake seems too small when I eat of them myself, when I eat of them myself, are yet too large to give away, are yet too large to give away. Okay, so she put them on the shelf, so she put them on the shelf. देखो अब क्या कह रहे हैं वो, नेक्स्ट स्टांजा अपने 9th और 10th की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। She took a tiny scrap of dough, अब उसने थोड़ा सा छोटा पेड़ा लिया, या कह सकते हो बहुत कम, उसने उसको क्या बहुत ही कम उसका हिस्सा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बार बार रोल करती रही, उसे समतल बनाया, एंड बैक थिंग एज ए वेफर, उसको इतना पतला कर दिया जैसे कि पापड़ हो। वेफर नहीं देखा आपने, पापड़ जैसा, ठीक है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन इस चीज को भी वो नहीं दे पाई। फॉर शी सेड, उसने कहा, माई केक सीम्स टू स्मॉल, कि मेरे केक बहुत छोटे हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खुद खाती हूँ तब तो मुझे ये बहुत छोटे लगती हैं। एंड येट लार्ज टू गिव अवे, शी पुट देम ऑन द शेल्फ, लेकिन जब किसी को देने हो तो यही केक मुझे बहुत ज़्यादा क्या लगती हैं, बड़े लगते हैं। तो ऐसा सोच के उसने क्या किया, वापस उसको शेल्फ पे रख दिया और सेंट पीटर को देने से मना कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टांजा नंबर 11 में। अब देखो कितने आदमी को अपने सेल्फिश मोटिव्स के कारण कितना मतलब कि हद तक वो गिर सकता है। वो यहाँ पे जो औरत है वो इस चीज़ को प्रूव कर रही है। तो स्टांजा नंबर 11 में बात करेंगे, देन सेंट पीटर ग्रो एंग्री, ओके, for he was hungry and fat, for he was hungry and fat, for he was hungry and fat, and surely such a woman, and surely such a woman was enough to provoke a saint, was enough to provoke a saint. Stanza number 12, okay, and he said, you are far too selfish, you are far too selfish, you are far too selfish to dwell in a human form, to dwell in a human form,
टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, एंड फायर टू कीप यू वार्म। ओके, तो इस कविता के इस दो स्टांजा की अपने ट्रांसलेशन समझते हैं। देन सेंट पीटर ग्रो एंग्री, जब उसने वो स्लेब पे रख दिया था ना शेल्फ पे, तो सेंट पीटर क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो भूखे थे, उनको चक्कर आ रहे थे। और श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस एक महिला द्वारा इस प्रकार का जो व्यवहार था वो क्या था, इनफ था, पर्याप्त था, प्रोवोक का मतलब गुस्सा दिलाने में। सेंट पीटर गुस्सा हो गए और उसका जो लेडीज का व्यवहार था वो गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त था। एंड ही सेड यू आर टू सेल्फिश, सेंट पीटर ने कहा कि तुम बड़ी स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुमने एक मानव का चोला धारण करके भी इतना स्वार्थ अपने में पाल रखा है। तुम्हारे पास भोजन है, रहने के लिए जगह है और अपने को गर्म करने के लिए अग्नि भी है, और फिर भी तुम्हारे अंदर इतना स्वार्थ है जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये सेंट पीटर जो है अब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं। सेंट पीटर जो है यहां पर बहुत ज्यादा क्या है, क्रोधित हो जाते हैं। नाउ यू शैल, स्टांजा नंबर 13, नाउ you shall build as the birds do, build as the, now you shall build as the birds do, okay, and shall get your scanty food, and shall get your scanty food, get your scanty food by boring and boring and boring, by boring and boring and boring, all day in the hard dry wood, all day in the hard dry wood। स्टांजा नंबर 14 में, then up she went through the chimney, then she went through the chimney, never speaking a word, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird, ओके। इस स्टांजा की ट्रांसलेशन समझते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स, अब तुम उस प्रकार की इमारत में, उस प्रकार के शेल में रहोगे जैसे कि जिस आवास में पक्षी रहते हैं। पक्षियों का आवाज छोटा सा होता है ना। यू शैल गेट यूर स्कैंटी फूड, तुम वहां पर बहुत ही थोड़ा सा भोजन प्राप्त करोगी। कहने का मतलब सेंट पीटर यहाँ पर उसको
शाप दे देते हैं। बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तुम सारा दिन उस पेड़ की शाखा के अंदर छेद करके अपना भोजन प्राप्त करोगी। मतलब कि वो आपने पक्षी देखा होगा जिसकी चोंच होती है लंबी सी और बार बार वो उस पेड़ के टहने पे छेद करता करता उस थोड़ी थोड़ी लकड़ी को खाता है। तो बोरिंग एंड बोरिंग का मतलब उसके डंक मारना या उसके छेद करना, किसके, उसके अपने पेड़ की उस टहनी के। देन शी वेंट थ्रू टू दी चिमनी, फिर वो चिमनी मतलब कि अपने उसके हाथ में चिमनी होती है, चिमटा होता है, वो उसको लेके जब जाती है, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, वो कुछ भी नहीं बोलती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और जब उसको वो अभिशाप दे देता है, शाप दे देता है सॉरी, तो वो मतलब कि बाद में अपनी कुटिया से सीधा एक पक्षी बनकर निकलती है, चेंज टू ए बर्ड, वो एक वुड पैकर बन जाती है। बेटा क्या बन जाती है? वुड पैकर। वो एक वो जो मतलब कि एक ऐसा पक्षी होता है वुड पैकर जिसको कहते हैं, जो कहाँ रहता है, जो रहता है उस पेड़ की शाखा पे, और उसको वुड पैकर कहते हैं, और वो अपनी लंबी चोंच से पेड़ में छेद करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको वो वैसा पक्षी बना देता है। कौन? सेंट पीटर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इसकी स्टांजा 2 रह गई हैं। अब वो लेडीज देखो जिसके पास सब कुछ था, तब तो उसको इतना स्वार्थ था, लेकिन उसका जैसी नीयत थी उसको वैसा ही बना दिया गया। स्टांजा नंबर 15 देखो। शी हैड ए स्कार्ट कैप ऑन हर हेड, शी हैड ए स्कार्ट कैप ऑन हर हेड, कैप ऑन her head, and that was left the same, and that was left the same, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned. Her clothes were burned black as a coal in the flame. Black as a coal in the flame. स्टांजा नंबर 16 देखो। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, हैज सीन हर इन द वुड, where she lives in the trees, till this very day, boring and boring for food, boring and boring for food। देखो यहाँ पे इन 2 स्टांजा में अब वो एक ऐसा पक्षी बन गई है, उसको क्या कर दिया? शाप दे दिया। किसने? सेंट पीटर ने। शी हैड ए स्कैल्ट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She had a scalloped cap on her head. अब उसके जो सिर पे क्या है, एक मतलब कि स्कैल्ट कैप ऑन हर हेड, उसका जो सिर है वो ऐसा बन गया जैसे कोई एक प्रकार की क्या हो, कैप हो। मतलब कि उसका जो सिर है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, संकना हो गया है यहाँ पे।
दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और बस वो सिर ही दिखता है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसे दिखता है उसका शरीर। ऑल द रेस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स बर्नर्ड, और उसके जो मतलब कि जो थे कपड़े थे वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, अब खत्म हो गए हैं, जल गए हैं, या उसके कपड़े अब उसके तन पर नहीं रहे हैं, वो जलकर कैसे हो गए हैं, कोयले जैसे हो गए हैं। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला कहने का मतलब वो लेडीज पहले जिस आभूषण में, जिस कह सकते हो कि वो जिस आवेश में थी वो अब वैसी नहीं है, उसका चेहरा वो कैप की तरह लग रहा है, बाकी ऐसे फ्लैट सा लग रहा है, और वो कोयले की भांति है, एक लपटों के कोयले जैसी ब्लैक लग रही है। एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब वो जहां पर है वहां पर जब स्कूल बॉय जाते हैं, ठीक है, ही सीन इन द वुड, वो उसे एक लकड़ी के ऊपर देखते हैं, बैठी हुई देखती हैं, टहनी के ऊपर बैठे हुए देखती हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्री वेरी डे, सारा दिन वो उस पेड़ पर ही बैठी रहती है पक्षी बनकर। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो उस पेड़ की जो वो लकड़ी है, मोटा टहन है, जो उसके ऊपर बार बार अपनी चोंच से डंक मारते हुए, बोरिंग एंड बोरिंग मतलब छेद करते हुए अपना थोड़ा थोड़ा उससे भोजन प्राप्त करती है, जितना थोड़ा भोजन उसने स्टार्टिंग में सब कुछ होते हुए भी सेंट पीटर के लिए देना चाहा था। तो इस प्रकार इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी चीज़ों के ऑनर होते हुए कभी भी अपनी नियत में खोट नहीं रखना चाहिए। हमें दूसरों के ऊपर भी दया भाव दिखाना चाहिए, और अगर हम दूसरों पर दया भाव दिखाएंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। तो हमें किसी चीज़ के होने पर किसी को जवाब या किसी के लिए हमें सेल्फिश मोटिव्स को न दिखाते हुए अच्छे से अच्छा प्रयास उसके लाइफ को, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसको इम्प्रोवाइजेशंस लाने के लिए उसमें उस प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें अपने सेल्फिश मोटिव्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये इस कविता में दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉर्थलैंड के मौसम से स्टार्ट हुई ये कविता सेंट पीटर के फास्ट से लेकर उस लेडीज़ के वुड पैकर के बनने तक की सारी कहानी आपको समझ आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ अन्य वीडियोस में, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।